द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, जिसमें हमने 3 क्लास कर लिया है। आज हमारा इसमें चौथा क्लास है। टोटल इसमें करीब 8 क्लासेस लेक्चर आएंगे, जिसमें हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी के पूरे कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा यूट्यूब पे चैनल चलाया जा रहा है, जिसमें कि सारा फ्री इनिशिएटिव है 70th बीपीएससी मेंस के लिए, जिसमें आपको सारा नोट्स को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड नोट्स और जो अपडेटेड मटेरियल है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप जुड़कर आसानी से डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री इनिशिएटिव है, जिसमें सारा का सारा मटेरियल 70th बीपीएससी मेंस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमने इस पॉलिटी लक्ष्मीकांत नोट्स का 3 क्लासेस देख लिया है। आइए हम लोग चौथा क्लास आज देखते हैं, जो कि पेज नंबर 32 से 40 तक हम लोगों को आज देखना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को देखना था शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसमें क्या दिया हुआ है, तो नेम, जर्सडिक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इसमें दिया हुआ है कि इंडिया का नेम क्या होगा, इंडिया दैट इज़ भारत। इस तरह से जर्सडिक्शन कि कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इंडिया का एक्सटेंट क्या है, जोग्राफिकल एक्सटेंट जो होता है वो। ये सारा कुछ शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में है। शेड्यूल 2, फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं शेड्यूल्स के बारे में, पर फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसमें पढ़ ले रहे हैं समरी के फॉर्म में। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है जनरली। तो शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ किनका, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर, साथ में जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरह से कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसी तरह से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। शेड्यूल 3 में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, तो ओथ एंड एफर्मेशंस ऑफ, यानी कि ओथ, शपथ जो लिया जाता है, वो शपथ के बारे में दिया हुआ है। किनके लिए, तो ऑल एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और मिनिस्टर्स सारे इंक्लूडेड होंगे। उसी तरह किनके ओथ के बारे में दिया हुआ, तो ऑल एमएलए एंड एमएलसीज, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसी तरह ओथ्स किनके बारे में दिया हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसी तरह से कैग। इनके ओथ्स एंड अफर्मेशंस को इनमें दिया हुआ है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में हम लोग देखते हैं, शेड्यूल 4 में दिया हुआ है सीट्स, कि कितना सीट राज्यसभा का रहेगा किस किस स्टेट में और किस किस यूनियन टेरिटरी में। जैसे बिहार, तो बिहार में 16 सीट्स राज्यसभा के लिए एलोकेटेड है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड, तो झारखंड में 6 सीट्स राज्यसभा के लिए एलोकेटेड है। तो ये सीट्स के डिवीजन के बारे में लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 हम लोग जो देखते हैं, उसमें दिया हुआ शेड्यूल एरिया, जो स्पेशली ट्राइबल्स के लिए होता है, आर्टिकल 244 में। ये क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि ट्राइबल्स जो हैं वो एबोरिजिनल हैं, यानी कि जिन्हें आदिवासी बोला जाता है, कि आदि काल से रहते आ रहे हैं, सोशली और इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है। इसमें प्रोविजंस क्या क्या दिया हुआ है, तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं एरिया को इंक्रीज, डिक्रीज या अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को शेड्यूल एरिया के। कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। किससे पूछकर, तो गवर्नर से पूछकर। गवर्नर सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच रीजन एनुअली, यानी गवर्नर जो है वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को कि ये शेड्यूल एरिया जो है वो कैसे गवर्न हो रहा है और सही से हो रहा है या नहीं। सेंटर गिव डायरेक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट लगाया जाता है, जिसमें कि 20 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3/4 मेंबर, 3/4 मेंबर जो होते हैं वो एसटी यानी आदिवासी एमएलए या एमएलसी होते हैं। यानी एक ट्राइब, जहाँ भी शेड्यूल एरिया होगा वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगा, जिसके 20 मेंबर होंगे। उसमें 20 मेंबर्स में से 3/4 यानी कि 15 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड एमएलए या एमएलसी होंगे, और वो एमएलए एमएलसी ट्राइबल्स होंगे। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कैन बी स्टैब्लिश इन एसटी स्टेट नॉट डिक्लेयर्ड शेड्यूल एरिया, यानी अगर गवर्नर को या प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाना चाहिए, तो वो बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया हो। इस सारे चीज़ों को देखने के लिए क्या अपॉइंट किया गया, तो प्रेसिडेंट ने एक अपॉइंट किया था UN देबर कमीशन, और उसके बाद दिलीप सिंह भुरिया कमीशन।
दिलीप सिंह भूरिया कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद 1996 में पेसा एक्ट लागू हुआ था। पेसा, पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ये पेसा एक्ट। आगे हम लोग इसे भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। गवर्नर कैन रेस्ट्रिक्ट लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर और मॉडिफाई लॉज इन शेड्यूल एरिया। गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस बाय कंसल्टिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विथ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हम लोगों ने ये पढ़ लिया शेड्यूल 5। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 6। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं शेड्यूल 6, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल 5 जो है। शेड्यूल 5 इसमें दिया हुआ है शेड्यूल एरिया, जो कि 10 स्टेट में इंडिया के एप्लीकेबल है। वहीं हम लोग देखते हैं शेड्यूल 6, तो उसमें दिया हुआ है ट्राइबल एरिया। जहां 5 में दिया हुआ शेड्यूल एरिया, उसी तरह से 6 में दिया हुआ है ट्राइबल एरिया, जो कि इंडिया के 4 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, और ये चारों स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। जो ट्राइबल एरिया है वो आर्टिकल 244 और 275 में इसके बारे में दिया गया है, और ये 4 स्टेट्स में लागू है। तो वो चारों स्टेट्स हैं आसाम, ASM यानी आसाम, MG यानी मेघालय, MZ यानी मिजोरम, और TR यानी त्रिपुरा। तो इसके पीछे का रीज़न है कि इसे शेड्यूल एरिया से अलग करके अलग से एक ट्राइबल एरिया भी बनाया गया। इसके पीछे का रीज़न है कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब हैं वो अच्छे से एसिमुलेट अभी इंडिया में नहीं हो पाए हैं, वो मेन स्ट्रीम में अभी भी नहीं है, और अलग तरह से कंसिडर करते हैं अपने ऑटोनोमी को। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया शेड्यूल एरिया हैं। तो आसाम में कौन कौन सा है, तो 4 है, 3 है, नॉर्दर्न कचार, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम के, वो ट्राइबल एरिया में आते हैं। पूरा आसाम नहीं आता, सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आसाम के। वहीं मेघालय है, उसका भी 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, गारो, खासी और जैंतिया, ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स 3 आते हैं। मिजोरम है, उसका भी 3 आता है, लाई, मारा और चाकमा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और त्रिपुरा का एक ही है, त्रिपुरा एरिया डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि टोटल 3, 3, 3 और 1, यानी टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 4 स्टेट्स जो है वो ट्राइबल एरिया में आता है। और शेड्यूल एरिया में टोटल 10 स्टेट्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके लिए प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूट एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज इट, यानी इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, गवर्नर ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करते हैं। गवर्नर डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू स्मॉल ऑटोनोमस रीजन। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में 30 मेंबर होते हैं, जहां हमने देखा था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते थे, वहीं इसमें 30 मेंबर होते हैं। और 30 मेंबर्स में से 26 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, और जो 4 हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, और प्लेजर ऑफ गवर्नर में रहते हैं ये, यानी गवर्नर इसे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं इन 4 लोगों को जो नॉमिनेटेड है। और जो 26 लोग हैं उन्हें पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं 5 सालों के लिए, और टोटल मेंबर जो हो गए वो 26 + 4 यानी 30 होते हैं। वहीं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3/4 जो है वो ST, MLA या MLC होते हैं। ये खुद अपने लॉ बना सकते हैं, पर एसेंट ऑफ गवर्नर ज़रूरी होता है। और ये लॉ किस चीज़ पे बनाते हैं, तो लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, मैरिज, सोशल कस्टम, इन पे लॉ बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फिर सब डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि हमने देखा टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 4 जिलों 4 स्टेट्स में, तो उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को फिर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है रीजनल काउंसिल में, और फिर रीजनल काउंसिल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है विलेज काउंसिल में। और विलेज काउंसिल जो होता है उसमें कोर्ट ऑफ ट्रायल भी हो सकता है, यानी वो छोटे मोटे जुडिशियल केसेस भी देख सकती है, कौन, विलेज काउंसिल, और हियर कर सकती है केसेस को। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं गवर्नर, यानी हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन यानी कि जस्टिस जो है उसे फर्दर सब डिवाइड करके विलेज को कुछ पार्ट उसका दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हें टैक्सेशन पावर भी होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कैन कलेक्ट टैक्सेस सच एज लैंड रेवेन्यू, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं फिशरीज का, मार्केट का, प्राइमरी स्कूल्स का, एसेट्रा का। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो पेशा था पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, या फिर जो शेड्यूल एरिया वाला था शेड्यूल 5 वाला, उससे थोड़ा ये अलग है शेड्यूल 6, और इसमें ज़्यादा राइट्स डिवॉल्व किए गए हैं ट्राइबल्स को। ये कंट्रोल कर सकते हैं मनी लेंडिंग को, माइनिंग को, और इसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट का अगर कोई एक्ट है तो उसे गवर्नर मॉडिफाई कर सकते हैं इन अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में सूटेबिलिटी के अनुसार। उसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशंस को, और डिसॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन
कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। शेड्यूल 7 हम लोग देखते हैं आर्टिकल 246 है, जिसमें 3 लिस्ट दिया हुआ है। वो 3 लिस्ट जो है वही हो गया सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में ओरिजिनली 97 टॉपिक्स थे, स्टेट लिस्ट में टोटल 66 टॉपिक थे ओरिजिनली, और कॉन्करेंट में 47 लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए हुए थे रूल करने के लिए। ये ओरिजिनल वाला था, फिर बाद में इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस हुआ। टोटल 3 लिस्ट हैं, आर्टिकल है 246, और रेसिड्यूरी पावर जो है वो दिया हुआ है सेंटर के पास। और हम जब देखते हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने पहले देखा था तो उसमें हमने मेंशन किया था कि रेसिड्यूरी पावर स्टेट्स को दिया गया, वहीं यहाँ पे इंडिया में रेसिड्यूरी पावर सेंटर को दिया गया है। हम लोग देखते हैं शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, बस आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 से हम लोगों को याद रखना है कि शेड्यूल 8 तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, शेड्यूल 9 से लेकर 12 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ऐड किया गया है। तो शेड्यूल 9 जो है उसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 13B, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया। इसमें है इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए इसमें डाला जाता है किसी भी एक्ट या लॉ को, और ये आर्टिकल 39 का BC जो है वो बड़ा है आर्टिकल 14 और 19 से, ये इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एंडेड ब्लैंकेट इम्यूनिटी, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट एंडेड ब्लैंकेट इम्यूनिटी बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस, यानी कि जब ये लाया गया था आर्टिकल 31 का B यानी शेड्यूल 9, तो कहा गया था कि किसी भी एक्ट या लॉ को, रूल जो भी है, उसे अगर शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यानी कि अगर सरकार ऐसा डाल देती है कि अब से किसी को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, कोई लॉ लाती है मान लीजिए, और उसे अगर डाल देती है शेड्यूल 9 में, तो फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार बोल दे कि हम किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे, और ऐसा लॉ को शेड्यूल 9 में डाल दे, तो कोई भी बच्चा या कोई भी एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट, अगर वो शेड्यूल 9 में है। तो उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट इम्यूनिटी हटा दिया केशवानंद भारती केस में, कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी एक्ट लॉ अगर शेड्यूल 9 में डाला जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और ये डेट दिया गया कि 24 अप्रैल 1973। अगर इसके पहले कोई भी एक्ट, रूल, कुछ भी शेड्यूल 9 में डाला गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस डेट के बाद डाला गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका नीड क्यों पड़ा शेड्यूल 9 का। तो इंट्रोडक्शन टू इंश्योर लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी अबोलिशन, यानी ज़मींदारी अबोलिशन का, सरकार जो भी लॉ लाती थी जमींदारी अबोलिशन का या फिर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, तो उसके अगेंस्ट लोग जुडिशरी में चले जा रहे थे और कोशिश ये की जा रही थी कि ज़मींदारी बचा रहे और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो। तो इसी सबको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 9 लाया और लैंड रेवेन्यू और ज़मींदारी से रिलेटेड लॉज को उसमें डाल दिए, ताकि उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू ना हो और ज़मींदारी को अबॉलिश किया जा सके, इक्वालिटी लाया जा सके। बेसिक स्टेप यही लिया गया था इसके लिए, लेकिन फिर बाद में इस एक्ट का और इस शेड्यूल का मिसयूज़ होने लग गया। आर्टिकल 13(1) का B जो है उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है। आइए अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 10, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन BPSC एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेस हर बार रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं शेड्यूल 10। तो शेड्यूल 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि आर्टिकल जिसको गवर्न करता है वो है 102 और 191। 102 जो है ये है लोकसभा राज्यसभा के लिए, और 191 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है। इसमें 2 बार अमेंडमेंट हुए हैं। 52nd अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था 1985 में, और दूसरा है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में किया गया था। तो आइए हम लोग प्रोविजंस देखते हैं पहले कि क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें। तो पहला है कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या क्राइटेरिया होगी, कौन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो अगर कोई मेंबर लोकसभा या राज्यसभा का है या लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का है, वो वॉलंटरी यानी खुद ब खुद गिव अप कर देता है मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कोई बीजेपी से या जेडीयू से इलेक्ट होकर गया है लोकसभा में और वो अपना पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा लोकसभा से या असेंबली से। उसी तरह वोट या एब्सटेन कर देता है अगेंस्ट पार्टी लाइन, यानी कि अगर जेडीयू ने बोला है कि इस बिल पे सभी को नो वोट करना है, कि हम लोग इस बिल को सपोर्ट नहीं करते, नो में वोट डालना है, और अगर कोई यस में डाल देता है तो वो पार्टी लाइन से अगेंस्ट चला गया, तो उसके अगेंस्ट फिर डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। या फिर अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ है, यानी जो निर्दलीय होते हैं वो इलेक्ट हुआ है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर नॉमिनेटेड मेंबर का मतलब हो गया जो 12 मेंबर्स
नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, और 1/6 यानी 1/6 जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्योंकि लोकसभा और असेंबली वाला तो ख़त्म हो गया एंग्लो इंडियन वाला, तो यही 2 बचा है कि जो 12 मेंबर राज्यसभा में और 1/6 लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे स्टेट में। तो ये मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं, अगर ये नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 6 महीने से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसमें एक्सेप्शन क्या है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है, आप भी ये माइंड मैप्स या ऐसे डायग्राम्स एग्जाम में ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मैंने यहाँ ए से डी तक देखा, जो हमने देखा यहाँ पे ABCD, तो वही मैंने यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का केसेस को ऐसा डायग्राम बना के लिखा है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कब, ABCD, इस तरह के आप बना के लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसी में एक्सेप्शंस हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो अगर कोई पार्टी मर्जर हो जाती है, यानी मर्ज कर जाती है 2 पार्टी, और उसमें 2/3 मेंबर्स जो है कंसेंट देते हैं कि हाँ मर्ज किया जाना चाहिए, तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे वो लोग। उसी तरह से कोई अगर मेंबर स्पीकर या चेयरमैन बन जाता है और अपना पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट केस होगा क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि लोहोटो होलोहन केस में बोला गया है कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि एंटी डिफेक्शन जो है उसमें हम लोग जुडिशरी के पास जा सकते हैं। और आपने ये कॉमन भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला या हाई कोर्ट में, कि किसी MLA MP को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता ही है जनरली। उसी तरह से रूल मेकिंग पावर जो होता है इसमें वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, यानी कि स्पीकर या फिर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल होते हैं उनके पास। और डिफेक्शन जो होता है उसमें इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है या ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं होता। ये इफेक्ट कब होता है डिफेक्शन का, यानी कि डिफेक्शन कब लागू होता है, तो ये तब लागू होता है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर टेक करते हैं केसेस को ओनली व्हेन रिसीव्ड अ कंप्लेन, यानी कि अगर डिफेक्शन हुआ है और कोई कंप्लेन ही ना करे तो फिर ये डिफेक्शन लागू नहीं होता है। अगर कोई कंप्लेन आता है तभी वो कर सकते हैं, यानी ये सुओ मोटो नहीं होता है अपने आप, अगर कोई कंप्लेन आता है तभी वो एक्शन लेते हैं। गिव मेंबर अ चांस टू सबमिट एक्सप्लेनेशन, यानी मेंबर से भी पूछा जाता है कि वो आपने ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। मे रेफर टू कमिटी ऑफ प्रिविलेज फॉर इंक्वायरी, यानी कि कमिटी को भी इसके पे सजेशंस लिया जाता है। एडवांटेज क्या होगा इसका, तो क्या था एडवांटेज, तो फर्स्ट स्टेप फॉर क्लीनिंग पब्लिक लाइफ, स्टेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि बार बार डिफेक्शन होने से स्टेबिलिटी जो होती है उसे दूर करने के लिए। डिक्रीज करप्शन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रीअलाइनमेंट बाय मर्जर। उसी तरह से फर्स्ट टाइम गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पहले पॉलिटिकल पार्टी नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था ही नहीं। जब ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और 10th शेड्यूल जोड़ा गया, तब पहली बार पॉलिटिकल पार्टी नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो रिकॉग्निशन मिला। क्रिटिसिज्म क्या है, तो नो डिफरेंस बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन, यानी कि अगर कोई डिसेंट करता है पार्टी तो उसे अगर एंटी डिफेक्शन के द्वारा हटा दिया जाता है तो फिर ये वैल्यू खत्म हो जाता है उस मेंबर का। इरेशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफेक्शन, अगर कोई एक डिफेक्ट करता है तो फिर उसे डिफेक्शन बोल के डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और हमने जैसे ऊपर देखा एक्सेप्शंस में कि 2/3 अगर मेंबर्स कंसेंट दें कि मर्जर हो रहा है पार्टी का, तो उसमें वो डिफेक्शन की गिनती में नहीं आता। यही सब इसका क्रिटिसिज्म है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर अगर डिफेक्ट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीना के लिए ग्रांट दिया गया कि 6 महीना में वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शंस जो है यही क्रिटिसिज्म है इसका। उसके रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऑब्जेक्टिविटी उनमें नहीं होती है, में भी ऐसा हो सकता है कि वो बायस्ड हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज से, इसलिए ये बोला भी जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जगह एक ट्रिब्यूनल हो तो ज़्यादा अच्छा है इन केसेस को डील करने के लिए। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जुडिशियल नॉलेज या एक्सपीरियंस की कमी भी होती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, उसमें बोला गया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो 15% होने चाहिए। तो जब हमने पीटी के लिए रिवीजन किया था तो हमने देखा भी था कि टोटल जो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिया में अभी 72 होते हैं। पहला तो एक तो हो गए PM, और 30 हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स, और 5 हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये कुल 36 हो गए। एक प्राइम मिनिस्टर, 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और 36 जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट, यानी किसी मिनिस्ट्री से वो जॉइंट है। तो टोटल 72 हो गए। तो यही है
कि टोटल जो मेंबर्स होंगे मिनिस्टर्स में वो 15% से कम होंगे, यानी कि 72 होंगे लोकसभा में। और डिस्क्वालीफाई अगर लेजिस्लेचर से हो जाते हैं तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, यानी कि अगर वो लेजिस्लेचर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव भी बने रहने के लायक नहीं रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। और अगर स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में मिनिमम 12 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम 15% होते हैं। तो हम लोग इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे झारखंड। तो झारखंड में 81 MLA हैं, और इसमें मिनिस्टर्स कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, तो 12। अभी झारखंड में 12 मिनिस्टर्स हैं और टोटल जो मेंबर्स हैं वो 81 हैं। तो हमने इसका भी एग्जांपल देख लिया, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%। और डिस्क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी होल्ड रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा पोस्ट जिससे उन्हें बेनिफिट हो जाए वैसा पोस्ट वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद नहीं ले सकते। जैसे कि उसमें अगर पेड सैलरी मिल रहा हो पब्लिक रेवेन्यू से, वो ऑफिस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ स्प्लिट, ये सब वो नहीं कर सकते। इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है, तो वही 2/3 मर्जर इसमें अलाउ किया गया। बायस स्पीकर हो सकते हैं, टाइम लिमिट कोई नहीं दिया गया है। अगर स्पीकर चाहें तो 6 महीना में भी केस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो 5 साल का टर्म में भी वो सॉल्व नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स आफ्टर 6 महीना अलाउ किया गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर अगर है तो 6 महीना तक में वो कोई सी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं इसमें रेगुलेशन पावर ऑफ स्पीकर किया जाता है, इसमें इसके लिए ज़रूरी है। उसी तरह से लिमिटेशन ऑफ डिसाइडिंग केसेस होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए। जुडिशरी को केसेस देना चाहिए, ना कि स्पीकर को। मर्जर कॉस्ट जो होता है वो स्मॉल पार्टी का सिमिलर टू डिफेक्शन होता है, क्योंकि अगर पार्टी में 5 ही मेंबर हैं और वो अगर 2/3 से डिफेक्ट करें या एक मेंबर डिफेक्ट करे तो बात बराबर ही पड़ता है। इस कारण से ये सब चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 11 और शेड्यूल 2, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडी। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो आर्टिकल 243 में दिया हुआ है, 243 से लेकर 243O तक। और जो अर्बन लोकल बॉडी है वो 243P से 243ZG तक दिया हुआ है। इसके लिए अर्बन लोकल बॉडी के लिए है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लिस्ट में ये आता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो शेड्यूल 7 में जो आर्टिकल है 246, इसमें एंट्री नंबर 5 में दिया हुआ है स्टेट लिस्ट के। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है और ये ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। ये आर्टिकल 243 से 243O तक है। इसके लिए 3 कमिटीज़ बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। इन चारों कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया था। तो इन कमिटीज़ का रिकमेंडेशंस फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल जो अमेंडमेंट है 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें कुछ कंपलसरी प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल सीट्स एट ऑल लेवल। उसी तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और चेयरपर्सन जो होंगे विलेज लेवल के, उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाएगा ये डिसीजन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है। और मिनिमम एज जो होगा इलेक्शन लड़ने का वो 21 साल होगा। रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST को तीनों लेवल पे, और वुमेन को दिया जाएगा 1/3 रिजर्वेशन तीनों लेवल पे। फिक्स टेन्योर होगा 5 साल का, और इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और कुछ वॉलेंटरी प्रोविजंस रखे गए हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन टू MLA एंड MP एट डिफरेंट लेवल, रिजर्वेशन फॉर OBC, डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस, और प्रिपेयर प्लान फॉर 29 फंक्शन आइटम्स जो दिए गए हैं शेड्यूल 11 में उसके लिए, और ग्रेटर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया जाएगा। इसमें इश्यूज़ क्या क्या आते हैं, तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसी तरह पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया जो हमने पढ़ा था एक्ट 1996, वही यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। और फिर ये लास्ट बचा है अर्बन लोकल बॉडीज़, तो इसका भी मैं शॉर्ट नोट्स दे दे रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ एक पेज का है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स आपको अवेलेबल होगा। हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो पेज नंबर 41 से 80 तक, जिसमें हम लोग लक्ष्मीकांत के नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। द PC स्टडीज़ में जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू। हमारी ये फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें हम लोग लक्ष्मीकांत का चौथा लेक्चर कंप्लीट कर लिए, और टोटल 8 लेक्चर हैं,
जिसमें हम लोग पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फरवरी से हम लोग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और हिस्ट्री देखेंगे फरवरी में, और मार्च में कुछ मास्टर्स क्लासेस देखेंगे। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। द PCS स्टडीज़ में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।